द सुप्रीम कोर्ट के बारे में देख लेते हैं क्या है। और an integrated judicial system has been established under the Indian Constitution in which the Supreme Court is as the top। मतलब कि जो हमारा एकीकृत न्यायपालिका जो प्रणाली है वो जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत इस्टेब्लिश की गई है, और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप। सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर टॉप पर है। बिलो द सुप्रीम कोर्ट देयर आर वेरियस हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है बहुत सारे वेरियस मतलब बहुत जो है हाई कोर्ट हैं। जितने स्टेट हैं उसमें जो है हाई कोर्ट है। किसी में कोई स्टेट्स को मिला करके एक हाई कोर्ट बना दिया गया है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। द सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गवर्नमेंट एक्ट के तहत जो है जुडिशरी सिस्टम को ऐड किया गया, सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी को अडॉप्ट किया गया। तो वो एक्ट है 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है द सिंगल सिस्टम ऑफ जुडिशरी हैड बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1915। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, का उद्घाटन कब किया गया था, इनोग्रेट कब किया गया था। तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। फिर आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इन पार्ट 5 में है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है भाग 5 जो है, और आर्टिकल कितना 124 से लेकर 147 तक भाग 5 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डील किया गया विद द सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया है। फिर उसके बाद है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 33 अदर जजेस। इसमें है कि जो सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो, और उनके 33 जो है अदर जजेज हैं उनको जो है कंसिस्ट करता है। तो कुल मिलाकर के 34 हो गए, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया और 33 जो है अदर जजेज हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जजेज हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और 33 अदर जजेज। फिर अर्ली देयर आर 30 जजेज एंड ए चीफ जस्टिस। प्रारंभ में जो है प्रारंभ में जो है इसके एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे और 30 जजेज होते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 31 से लेकर के 34 तक हो गए। तो पहले क्या होता था, पहले रहता था कि 30 जज होते थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, तो 30 और 31 हो गया। लेकिन 2019 की सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत जो है इंक्रीज कर दिया गया नंबर ऑफ जजेस को इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो चीफ जस्टिस एक हो गए और उसके बाद 31 से जो जजेस थे, पहले 31 थे, पहले 30 थे, 30 से बढ़ा करके 33 कर दिया गया, 30 से बढ़ा करके 33 कर दिया गया। और 3 बढ़ा दिए गए, 30 से लेकर के 3 और एक्स्ट्रा किया गया, 33 हो गए, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो मिला करके 34 हो गए। तो पहले 31 थे जजेज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिला करके 30 + 1 31, और फिर उसके बाद 3 एक्स्ट्रा हुए, तो 31 + 3 34। फिर उसके बाद है आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इन जजों को सुप्रीम कोर्ट में कौन अपॉइंट करता है, तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट करते हैं। द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ जस्टिस आफ्टर कंसल्टेशन विद द अदर जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस को जो है अपॉइंट करते हैं। कैसे अपॉइंट करते हैं, वो जो है क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट इंडिया मतलब भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनसे जो है कंसल्ट करते हैं, और जो हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनसे कंसल्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज से कंसल्ट करते हैं और हाई कोर्ट के जजेज से कंसल्ट करने के बाद जो है वो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपॉइंट करते हैं। द पर्सन टू बी अपॉइंट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब कि जो
सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनते हैं वो अपॉइंट होते हैं, वो जो है उनको क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वो है वो मस्ट बी, उनको जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, ये मस्ट है। एंड ही शुड बी फॉर एट लीस्ट 5 ईयर ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट, उन्हें जो है 5 साल का हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर 2 या 2 से अधिक कोर्ट में सक्सेशन ऑफ हाँ 2 या 2 से अधिक जजों हाई कोर्ट नहीं, यहाँ से है फॉर एटलीस्ट 5 ईयर ए जजेज ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट ऑफ सक्सेशन। तो ये कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक जो है कोर्ट में जो है 5 साल का एटलीस्ट उन्हें जज होना चाहिए। फिर उसके बाद है इनका अदर जो देख लेते हैं, और ही हैज़ बीन फॉर एट लीस्ट 10 ईयर ऑफ एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन। मतलब कि कह रहा है कि जो है ये 5 साल के जज हों, जज मतलब कि जो जैसे हाई कोर्ट के जज हो गए और बाकी सब क्या होते हैं, एडवोकेट होते हैं, एक जो होता मेन जज वो है, तो जो उनको जो है 5 साल का जो है एटलीस्ट कम से कम 5 साल का वो जज हो, 2 या 2 से अधिक कोर्ट को मिला करके, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट को मिला करके, चाहे वो एक ही कोर्ट में, चाहे वो 2 कोर्ट में हो या एक कोर्ट में हो, या 1 से अधिक या 2 से अधिक मिला करके कम से कम 5 साल का वो जज हो और एडवोकेट हो। एक तो जज का हो गया, और दूसरा या तो फिर एक जज का कंडीशन हो गया, दूसरा या फिर वो कम से कम 10 साल के, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे है ही एटलीस्ट 10 ईयर एट एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट और ए हाई कोर्ट और 2 और मोर सच कोर्ट इन सक्सेशन, या तो किसी एक ही हाई कोर्ट के या फिर 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट को मिला करके कम से कम 10 साल का वो वकील होना चाहिए, कम से कम उनको 10 साल का वकील होना चाहिए, तब वो जा कर के वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने जाएंगे, जो अदर जजेज हैं वो, और जो है या तो फिर वो 5 साल के एटलीस्ट 5 साल के वो जज होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 10 ईयर के एडवोकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं हम क्या, और ही मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, और जो है या फिर वो जो है प्रेसिडेंट के, जो भारत के प्रेसिडेंट हैं उनकी ओपिनियन में जो है प्रतिष्ठित न्यायविद हों, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हों, प्रतिष्ठित न्यायविद हों, जो मतलब कि उनकी प्रेसिडेंट की नज़र में। तो हो गई 3 तरह से जो है न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को चुना जाता है। एक जो है एटलीस्ट 5 ईयर का जज होना चाहिए, एटलीस्ट 10 ईयर का एडवोकेट होना चाहिए, और एक वो है प्रेसिडेंट की नज़र में, प्रेसिडेंट की ओपिनियन में नज़र में जो है डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, नो मिनिमम एज इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उनके अपॉइंट करने के लिए मिनिमम एज को निर्धारित नहीं किया गया है, प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट को जो है शक्ति है, पावर है सुप्रीम कोर्ट के जजेज के नंबर को जो है इंक्रीज करने के लिए, तभी तो वहाँ पे 2019 कहाँ है यहाँ पे, तभी तो इंक्रीज किया गया है 3 जजेज को, तो इसीलिए जो है पार्लियामेंट को जो है पावर है टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेज इन सुप्रीम कोर्ट। ए पर्सन अपॉइंट एज द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब, आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ऑन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं वो जो है प्रेसिडेंट के सामने ही जो है अपना ओथ मतलब शपथ और प्रतिज्ञान लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। फिर आगे देखते हैं, जजेज कैन गिव देयर रेजिग्नेशन इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। जो जजेज होते हैं वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं इन राइटिंग टू देयर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, और फिर उसके बाद जो है अपना रेजिग्नेशन इन राइटिंग प्रेसिडेंट को देते हैं। जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज को जो है रिमूव कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और कब करता है, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के बाद। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे देख लेते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट फॉर रिमूवल ऑफ जजेज मस्ट बी पास्ड बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी इन ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट।
स्पेशल मेजॉरिटी होना चाहिए, विशेष बहुमत से जो है ये पास होना चाहिए, तभी उनको रिमूवल किया जा सकता है। स्पेशल मेजॉरिटी इन ईच हाउस, प्रत्येक हाउस में ऑफ द पार्लियामेंट के। द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन। The recommendation of parliament is presented to the president in the same session. The ground on which removal of judges take place have proven misbehavior and incapacity. इनको जो है रिमूव किया जा सकता है किस आधार पर, जो है प्रूवन मिसबिहेवियर, मतलब उनका जो कदाचार है, मिसबिहेव दुर्व्यवहार, सिद्ध किया हुआ दुष्व्यवहार है, सिद्ध कदाचार एंड इनकैपेसिटी, अयोग्यता या क्षमता के आधार पर, तो प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। फिर आगे देख लेते हैं। दीज रिमूवल कैन बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल इन द स्टेट ऑफ बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनेट। दीज रिमूवल कैन बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो ये रिमूवल है वो जो है डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल, ये रिमूवल उनका जो है असंवैधानिक और इलीगल इन द स्टेट ऑफ बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनेट, कैन भी हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है और इलीगल हो सकता है, इन द स्टेट ऑफ बीइंग एक्स्ट्राऑर्डिनेट। फिर उसके बाद देख लेते हैं। द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर का रिटायर है, इनका एज होना चाहिए 65 ईयर की। फिर उसको सैलरी एंड अदर अलावेंसीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेज आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, इनकी जो सैलरी है और जो भत्ते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेज को डिटरमाइन करता है, पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है। फिर अंडर आर्टिकल 127 द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट एज एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्परेरी पीरियड टू कंप्लीट कोरम ऑफ जजेज। फिर आगे देख लेते हैं। द बेंच देख लेते हैं इसी को अच्छे से। अंडर आर्टिकल 127 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट का जज अपॉइंट होता है कैसे, एड हॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्परेरी पीरियड, अस्थायी पीरियड के लिए, टू कंप्लीट द कोरम ऑफ जजेज के कोरम को कंप्लीट करने के लिए। द बेंच हियरिंग ए केस रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव एटलीस्ट 5 जज, मतलब कि जो बेंच होना चाहिए किसी भी केस के लिए, हेयरिंग के लिए, उसके तो कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन के लिए एटलीस्ट कम से कम 5 जजेस होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या से संबंधित हो कोई केस या फिर कोई हियरिंग, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव एटलीस्ट 5 जजेस। फिर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 द सुप्रीम कोर्ट इन ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 के तहत द सुप्रीम कोर्ट इज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर इट कंटेम्प्ट। और फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मीन्स कोर्ट whose proceeding are kept as record and are available as an evidence of fact. आर्टिकल 131 डील्स विथ द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन पूछता है, ओरिजिनल मूल न्यायाधिकार किस में है, मौलिक न्यायाधिकार जो आर्टिकल 131 में है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and any of the state of the union, the government of India and any state or state one of side and any other side state or state on the other side or between two or more state comes under the original jurisdiction of the Supreme Court। आर्टिकल ये है 131 के तहत है। और फिर 132 में देख लेते हैं। 131 में ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट यूनियन और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट के बीच में, 2 स्टेट हैं, 2 और फिर एक तरफ इंडिया है, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक तरफ 2 या 2 से अधिक स्टेट है, और या फिर एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ भी स्टेट है, एक तरफ 2 या 2 से अधिक स्टेट है, दूसरी तरफ 2 या 2 से अधिक स्टेट, तो उसका जो जुरिडिक्शन जो है वो पावर है किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 131 के तहत। फिर आर्टिकल 132 में क्या है,
132 से 136 से डील विद द अपीलिएट जुरिडिक्शन। अपीलीय जो न्यायाधिकार है वो जो है 132 के तहत मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को। ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर कन्फर्ड बाय आर्टिकल 136 कैन इंटरफेस टू क्वेश द डिसीजन ऑफ द क्वेसी जुडिशियल ट्रिब्यूनल व्हेन द ट्रिब्यूनल हैज either exceeded in its jurisdiction or has approached the question referred to in a manner likely to result in जस्टिस। तो फिर यहाँ पे देख लेते हैं क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल किस में है, आर्टिकल 136 में है। आर्टिकल 132 से लेकर 136 में जो है अपीलीय अधिकार है। अपीलीय अधिकार पूछता है तो किस में आर्टिकल में है, तो 132 में है। और ये किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। और 136 में है क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल, ये जो है आर्टिकल 136 में है। फिर आर्टिकल 137 को देख लेते हैं। Article 137 provides that the Supreme Court has the power to review any judgment pronounce or order made by itself। मतलब कि आर्टिकल 137 में है कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि पावर है रिव्यू का पावर। तो रिव्यू का पावर किस में, अगर रिव्यू आ जाए तो फिर किस में लगाएंगे, आर्टिकल 137 में है। न्यायिक पुनरावलोकन जिसे बोलते हैं कि रिव्यू एनी जजमेंट प्रोनाउंस ऑन ऑर्डर मेड बाय, जो खुद की जो वो ऑर्डर पहले दे चुका है उसका वो फिर से पुनरावलोकन करके कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 137 के तहत। तो जो है रिव्यू के लिए किस में आएगा, पावर टू रिव्यू एनी जजमेंट का कौन सा आएगा, तो आर्टिकल 137 न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो न्यायपालिका के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो आर्टिकल 137 के तहत मिला हुआ है। फिर द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बेस्ड ऑन द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये जो कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू है आर्टिकल 137 में है। जुडिशियल रिव्यू जो है आर्टिकल 137 में है। जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन आए तो आर्टिकल 137 में है। ये किस पर, ये प्रोसीजर किस लिए स्थापित किया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल बेस्ड ऑन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब कि जो है कानून को स्थापित करने के लिए, स्थापित करने की प्रक्रिया की वजह से जो है जुडिशियल रिव्यू बनाया गया है। उसके बाद जो है मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही जो डिसीजन को जो पहले कर चुका है किसी भी केस में, वो जो है उसको जो नहीं अपने ही किसी चीज़ों की फिर से वो व्याख्या कर सकता है। वही है यहाँ पे लिखा हुआ, रिव्यू एनी जजमेंट मेड बाय इटसेल्फ, खुद के द्वारा बनाए हुए चीज़ों का फिर से वो पुनरावलोकन कर सकता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं आगे, द लास्ट अथॉरिटी और टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सुप्रीम कोर्ट इट इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो लास्ट अथॉरिटी किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेट करने के लिए लास्ट अथॉरिटी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। और उसके बाद आगे देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, इसीलिए जो है ये है हाँ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 के तहत। तो अभी हम देखें अपीलीय जो है यहाँ पे देख रहे थे, ओरिजिनल जुरिडिक्शन 131 में है, अपीलीय 132 में है, और जुडिशियल रिव्यू 137 में है, और क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल 136 में है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 143 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, द प्रेसिडेंट में सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी यहाँ पर देख लेते हैं, इट इज़ कॉल्ड द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद है आर्टिकल यहाँ पर देख लेते हैं, द लास्ट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सुप्रीम कोर्ट इट इज़ कॉल्ड एज द गार्जियन ऑफ इंडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें। फिर द प्रेसिडेंट में सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और fact to the public importance on which he thinks is expedient of obtain such an opinion or any dispute arising out of the pre-constitutional treaty agreement। तो यहाँ देख लेते हैं कि
आर्टिकल 143 के जो तहत है वो प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी क्वेश्चन के लिए जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, लॉ और पब्लिक इम्पोर्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ से जो है सुप्रीम कोर्ट से वो उसका ओपिनियन मांग सकता है या उसका परामर्श ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श या उसका ओपिनियन सीख करने के लिए किस में पब्लिक जो पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड हो और आगे देखते हैं किन सब चीज़ों से रिलेटेड हो, तो वो जो है अगर ओपिनियन मांगता है प्रेसिडेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगने का जो राइट मिला हुआ है आर्टिकल 143 के तहत। लेकिन जो वो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन देगा तो जो प्रेसिडेंट है वो उसकी उस पर बाध्य नहीं होगा, वो चाहे तो उसे माने नहीं तो ना माने, लेकिन जो है उसे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का राइट है आर्टिकल 143 के तहत, सलाह लेने की जो है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं ये है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कन्वेंट इंगेजमेंट ऑफ और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पे पीछे वाला है ओपिनियन डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ द, तो इसमें इन सब चीज़ों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी के से रिलेटेड हो गया, एग्रीमेंट से रिलेटेड हो गया, कन्वेंट कोवेनेंट से हो गया, एंगेजमेंट से हो गया, ऑफ द अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट से हो गया। तो इन सब चीज़ों में जो है सुप्रीम कोर्ट रहेगा फर्स्ट नंबर पे, उसका डिसीजन ही लास्ट होगा। इन द फर्स्ट केस द सुप्रीम कोर्ट में टेंडर ऑफ रिफ्यूज टू आंसर, बट इन सेकेंड केस सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू टेंडर इट्स ओपिनियन। इन फर्स्ट केस द सुप्रीम कोर्ट में टेंडर और रिफ्यूज, फर्स्ट केस में क्या है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू आंसर, बट इन सेकेंड केस सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू टेंडर इट्स ओपिनियन। फिर इसके बाद आगे देख लें, द सुप्रीम कोर्ट कैन सेंड एनी केस टू एनी कोर्ट ऑफ कंट्री। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को जो है कंट्री के अदर कोर्ट में, मतलब इंडिया के और जो हाई कोर्ट है उनमें जो है सेंड कर सकता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, द सोर्स ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो कह रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सोर्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, जो है न्यायिक व्याख्या। बेसिक स्ट्रक्चर न्यायिक व्याख्या। फिर उसके बाद आर्टिकल 141 देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट दैट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड बी बाइंडिंग अपॉन अदर कोर्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट दैट द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वुड बी बाइंडिंग अपॉन अदर कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा, अदर कोर्ट का कोई डिसीजन हो या सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा, सबसे ऊपर होगा। तो आर्टिकल 141 के तहत। फिर उसके बाद केशवानंद भारती केस 1973, द सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट प्रोनाउंस किया था द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको किया था, तो ये है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायिक व्याख्या को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। फिर इसके बाद जो है एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेटेड ऑफ इन इंडिया, तो 28 जनवरी 1950। द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950. It succeeded for the Federal Court of India established under the Government of India Act 1935. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, उस हाई कोर्ट इसके बाद पढ़ लेते हैं।
द हाई कोर्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द हाई कोर्ट ऑक्युपाइज द टॉप पोजीशन ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। The Constitution of India provides for a high court for each state, but the 7th Amendment Act 1956, 7वां Amendment Act 1956, authorized the Parliament to establish a common high court for 2 or more state and a union territory। जो कॉमन हाई कोर्ट है वो किसकी अमेंडमेंट के तहत है? 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत है। फिर आगे देखते हैं आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक इन पार्ट 6 में of the Indian Constitution deal with the organization, independence, jurisdiction, power, procedure and so on of the High Court. Article 214 state that every state will have High Court. Article 215 state that every High Court will be court of record. Article 216 state that every high court, whether inclusive or common, will consist of a chief justice and such other judges as the president may from time to time deem necessary to appoint. A high court is a court of record, means that judgment, proceeding and act of the high court are recorded for perpetual memory and testimony. These records are admitted to be evidentiary value and cannot be questioned when pronounced before any subordinate court. They are recognized as legal precedent and preceding मतलब जो precede मतलब आगे बढ़ाना होता है and legal references, and the court also have power to punish for its contempt. The judge of the high court are appointed by the president। फिर उसके बाद आगे देखते हैं a judge hold the office until he attain the age of 62 years. He can resign from his office by writing to the president. A judge can be removed from his office by the president on the recommendation of parliament. The president can issue he can resign from his office by written to the president. A judge can be removed from his office by the president on the recommendation of the parliament. The president can issue a removal order only after an address by the parliament has been presented to him in the same session for such removal passed with a special majority होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं जस्ट लाइक ए सुप्रीम कोर्ट जजेज ए हाई कोर्ट जजेज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस on the ground of proved misbehavior or incapacity. A person to be appointed as a judge of a high court should be a citizen of India. He should have held a judicial office in the territory of India for 10 years, or he should have an advocate of a high court of high court in succession for 10 years. 10 year का वो जो है एडवोकेट हो 10 ईयर का जो है 10 ईयर का यहाँ पे लिखा हुआ है 10 ईयर एडवोकेट हाई कोर्ट का होना चाहिए 10 ईयर का। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 223 द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट एज एन एक्टिव चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट when the office of the chief justice is vacant or the chief justice of the high court is temporarily absent or the chief justice is unable to perform his duties of his office। तो उसके बाद आर्टिकल 223 के तहत है। फिर आर्टिकल 226 को देख लेते हैं। द आर्टिकल 226 ऑफ द Constitution empower the High Court to issue writs for the enforcement of the fundamental rights of the citizen or for any other purpose तो फिर यहाँ इन्फोर्समेंट के लिए देख लेते हैं। आर्टिकल 226 के तहत रिट किसका है? रिट है हाई कोर्ट का है। फिर आगे देखते हैं आर्टिकल 227 स्टेट दैट एवरी हाई कोर्ट शैल हैव सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स
throughout the territory in relation to which in exercises jurisdiction. फिर आगे देखते हैं at present there are 25 high court. प्रेजेंट टाइम में 25 हाई कोर्ट हैं और 7 ऑफ देम हैव jurisdiction over more than on one state या union territory. Delhi and Jammu Kashmir are the union territory with their own high court. The other union territory fall under the jurisdiction of different state high court. The parliament can extend the jurisdiction of a high court. The institution of the high court organized in India in 1862. The high court were set up at Calcutta, Bombay, Madras. In Madras, the high court were set up at Calcutta, Bombay and Madras. In 1866, 1866, the High Court of Judiciary for the northwestern provinces came into existence at Agra. Later, the seat of the High Court for the northwestern provinces was shifted from Agra to इलाहाबाद 1869 में. तो पहले आगरा में कहाँ पे था 1866 में और 69 में जो है 69 में जो है शिफ्ट हो गया कहाँ पे आगरा से इलाहाबाद में. आर्टिकल 233 एक के तहत है स्टेट दैट अपॉइंटमेंट posting and promotion of district judges in a state are made by the governor of the state in consultation with the High Court. Article 235 empowers the High Court to have control over all other subordinate court in that state. In India, a person can be detained under preventive detention किसमें आर्टिकल 235 में फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ. प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ. लोक अदालत पीपुल्स कोर्ट इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मैकेनिज्म in India. It is a forum where cases pending or at pre-litigation state in a court of law are settled. A lok adalat can take up civil cases including marriage and family. लोक अदालत किसको देखती है including marriage and family and compoundable criminal cases. A lok adalat is usually presided over by a sitting or retired. A lok adalat can take up civil cases including marriage and family and compoundable criminal cases. A lok adalat is usually presided over by a sitting or retired judicial officer as the chairman with 2 other members, a lawyer and a social worker. The Gram Nyayalaya Act 2008 provided for establishment of Gram Nyayalayas at the grassroots level for the purpose of providing access to justice to citizens at their doorstep. फिर से देख लेते हैं. द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 प्रोवाइड्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालयाज एट द ग्रास रूट लेवल फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू जस्टिस टू द सिटीजन एट देयर doorstep. The Gram Nyayalaya has jurisdiction over both civil and criminal cases. The Gram Nyayalaya has jurisdiction over both. ग्राम न्यायालय के बाद जुरिडिक्शन है और सिविल एंड क्रिमिनल केसेज के. फिर उसके बाद हाई कोर्ट का ये कंप्लीट हो गया.